गुड मॉर्निंग क्लास 8 पार्ट 3 हो चुका था। चैप्टर नंबर 9 का हिस्ट्री पार्ट 4 करना है। लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज विद द ग्रोथ ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड राइटिंग ऑन दीज इश्यूज द मोमेंटम फॉर रिफॉर्म गेन्ड स्ट्रेंथ। देखो, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि वुमेन्स क्या कर रही थी, कंटिन्यूस एजुकेट हो रही थी। तो जैसे ही वो एजुकेट होती जा रही थी ना, वैसे ही जो वुमेन का जो रिफॉर्म्स है, वो जो ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ते जा रहे थे और विद्रोह जो है वो और तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। मोमेंटम मतलब गति, वो जो रिफॉर्म है वो गति पकड़ रहा था। तो देखो, लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, वुमेन के साथ क्या क्या गलत होता था। उन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, राइट टू एजुकेशन नहीं था, ठीक है, बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, सिर्फ वो डोमेस्टिक घर के काम कर सकती थी, ये सब होता था। डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स थी वुमेन्स के साथ, ठीक है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। एक ये भी प्रॉब्लम थी कि उनकी जल्दी शादी करा दी जाती थी, ठीक है। तो जब जल्दी शादी करा दी जाती थी तो क्या होता था, वो बायोलॉजिकली मैच्योर नहीं थे, मेंटली इतने समझ नहीं थी, उनकी शादी करा दी जाती थी। और होता क्या था कि लड़की छोटी होती थी, लड़का बहुत बड़ा हो जाता था, जिसकी वजह से उसके हस्बैंड की जल्दी डेथ हो जाती थी, फिर उसको सती प्रथा करनी पड़ती थी। तो इसलिए फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास कर दिया। उस एक्ट में क्या बताया गया कि ये बताया गया कि कम से कम लड़की की उम्र होनी चाहिए 16 साल और लड़के की 18 साल, उसके बाद ही वो शादी कर सकते हैं। फिर बाद में इस एज को चेंज करके 18 साल लड़कियों के लिए कर दिया और 21 साल लड़के के लिए कर दिया गया। देखो, ब्राइड एट द एज ऑफ 8, 8 साल की बच्ची है, इसका शादी करा रहे हैं। तो ये सब होता था पहले, अब गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया गया। Then caste and social reforms. Some of the social reformers we have been discussing also criticized caste inequalities. Raja Ram Mohan Roy translated an old Buddhist text that was critical of caste. देखो, अब क्या कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म हमने देखा था। अभी एक प्रॉब्लम हमने देखी थी ना, सती प्रथा वाली, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी, ठीक है। एक विडो रीमैरिज था, वो भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद ये चाइल्ड मैरिज था, वो भी हमने पढ़ लिया। अब कास्ट की प्रॉब्लम जो थी वो हम देखेंगे। तो ये जो सोशल रिफॉर्म कास्ट के रिगार्डिंग भी लाया जा रहा था कि ये जो कास्ट सिस्टम है, पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर वैश्य, ऐसे जो कास्ट सिस्टम है, इसको ख़त्म कर दिया जाए, सबको इक्वल ट्रीट किया जाए। क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को सुपीरियर मानते थे, बाकी नीचे वालों को एक लोअर मानते थे या अनटचेबल सा ट्रीट करते थे। छुआछूत की नहीं, जो शूद्र हैं उन्हें टच नहीं कर सकते या उनको टेंपल में अलाउ नहीं करते थे, ठीक है। तो मतलब अपने आप को सुपीरियर मानते थे ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो इस बात को अपोज करने के लिए बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर सामने आए। एक प्रार्थना समाज था, ठीक है। प्रार्थना समाज ने क्या वैल्यूज़ बताई? प्रार्थना समाज एडहर्ड टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल इक्वलिटी टू ऑल कास्ट। इनका ऐसा कहना था प्रार्थना समाज का, देखो भगवान जो है, अब जैसे ब्राह्मीण बोलते थे हम ब्राह्मीण हैं और तुम लोग शूद्र हो, ठीक है। तो भगवान जो है वो सबके हैं। तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मीण सिर्फ और सिर्फ भगवान के हैं या भगवान सिर्फ ब्राह्मीण्स के, वो सबके लिए हैं। भगवान जब सबको इक्वल ट्रीट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल जो भावना है भगवान के लिए, वो शूद्र में भी है, वो ब्राह्मण में भी है। तो सब लोग इक्वल होने चाहिए, ऐसा किसने बोला? प्रार्थना समाज ने, ठीक है। स्पिरिचुअल इक्वलिटी, जो भक्ति है वो सबके लिए इक्वल है। भगवान किसी को ऐसा तो नहीं बोल सकते कि तुम शूद्र हो तो तुम मंदिर में नहीं आ सकते। तो जब भगवान ने फ़र्क नहीं किया तो तुम क्यों कर रहे हो? इन बॉम्बे परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840 टू वर्क फॉर द एबोल्यूशन ऑफ कास्ट। परमहंस मंडली कहाँ पे? बॉम्बे में बनी 1840 में, कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। मैनी ऑफ द रिफॉर्मर एंड मेंबर ऑफ रिफॉर्म एसोसिएशंस वर पीपल ऑफ अपर कास्ट। देखो, था क्या, लोअर कास्ट के साथ गलत हो रहा था, कर कौन रहा था? अपर कास्ट। पर सारे के सारे अपर कास्ट लोअर कास्ट के साथ गलत नहीं कर रहे थे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पुअर लोगों के लिए, लोअर कास्ट के लिए अच्छा काम कर रहे थे। अब ये जो रिफॉर्मर थे ना और रिफॉर्म एसोसिएशंस, उसमें बहुत सारे लोग कैसे थे? अपर कास्ट के थे। ये लोग भी ऐसा चाहते थे कि जो लोअर कास्ट है उनको भी इक्वली ट्रीट किया जाए, उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए। होते हैं कुछ लोग जिनको ये सब अन्याय सहन नहीं होता है। Often in secret meetings, these reformers would violate caste taboos on food and touch. Often in secret meetings, देखो ये सब restrictions थे ना कि बच्चों की जल्दी शादी करा दो, लड़कियों की, उनको स्कूल जाना अलाउ नहीं है, विधवा शादी नहीं कर सकती। तो इन सब नियमों को तोड़ा जा रहा था सीक्रेटली। These reformers would violate caste taboos. Caste taboos मतलब एक जो फालतू restrictions थे, है ना, कास्ट के ऊपर एक जो restrictions थे। टबू का एक्चुअल मीनिंग होता है वर्जित या निषेध। देखा होगा आपने, लिखा रहता है कहीं प्रवेश निषेध, मतलब यहाँ आना मना है। वैसे ही जो रिस्ट्रिक्शंस थे, उसको कास्ट पर रिस्ट्रिक्शंस थे, उसको तोड़ते गए सीक्रेटली बहुत सारे रिफॉर्मर्स। इन एन एफर्ट टू गेट रिड ऑफ होल्ड ऑफ कास्ट प्रीजुडिस इन देयर लाइव्स। किस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए? ये जो पक्षपात हो रहा था कास्ट में, ठीक है, इससे छुटकारा पाने के लिए, रिड मतलब होता है छुटकारा पाने के लिए, ये जो रिफॉर्मर्स थे ये सीक्रेटली कास्ट जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसे तोड़ रहे थे।
देयर वर ऑल्सो अदर हु क्वेश्चनड द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सोशल ऑर्डर, और भी बहुत सारे रिफॉर्मर थे जिन्होंने क्वेश्चनिंग की, मतलब सवाल पूछे गए कि आखिर ये कास्ट इनजस्टिस हो क्यों रहा है कास्ट के नाम पे। During the course of 19th century, Christian missionaries began setting up schools for tribal group and lower caste children. जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, पहले आपको पता है कि जैसे अंग्रेज लोग आए थे यहाँ पे ट्रेड करने, ठीक है, तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले थे, उन्होंने ट्राइबल्स के लिए, लोअर कास्ट के लिए स्कूल्स इस्टेब्लिश किए। देखो जो क्रिश्चियंस थे ना, ये ब्रिटिशर्स, इनका थोड़ा खुले दिमाग के थे, ये लोग कास्ट सिस्टम फॉलो नहीं करते थे। These children were thus equipped with some resources to make their way into a changing world। अब क्या होगा, स्कूल इनके लिए इस्टेब्लिश होंगे ना, तो ये लोग क्या होगा, इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल फैसिलिटी मिलेगी, तो ये भी वर्ल्ड चेंजिंग की ओर एक कदम बढ़ा पाएंगे, दुनिया को बदलने में ये भी अपना एक हाथ बटा पाएंगे अगर ये एजुकेट होंगे तो। एट द सेम टाइम द पुअर बिगन लिविंग देयर विलेजेस। अब देखो जो कास्ट सिस्टम था ना, वो कंटिन्यूस ख़त्म होता गया। कैसे ख़त्म होता गया, कंटिन्यूस क्या है, जैसे ही सिटीज़ का एक्सपेंशन होता गया, सिटीज़ मतलब सिटीज़ बढ़ती गई बाहर साइड, तो लोग ना काम करने की तलाश में, काम ढूंढने के लिए सिटीज़ में चले गए। अब सिटीज़ में चले गए ना, तो सिटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था कि हम आपके ऑटो में बैठेंगे, पहले आप अपनी कास्ट बताओ तो ही बैठेंगे। सिर्फ उन्हें काम मिल जाता था, क्वेश्चनिंग नहीं होती थी कि हाँ कि तुम्हारी ये कास्ट है तो ही हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। कोई भी लेबर है तो तुम इस जात के हो तो ही काम कर सकते हो। तो जितना भी कास्ट सिस्टम था ना, सिटीज़ जैसे ही एक्सपेंड होती गई, लोग काम करने बाहर जाते गए, तो सिटीज़ में ये क्वेश्चनिंग नहीं होती थी, जिसकी वजह से क्या है, ये कास्ट सिस्टम ढीला पड़ता चला गया। नेक्स्ट पेज, द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ इन चैप्टर 6, थिंक ऑफ द न्यू डिमांड्स फॉर लेबर। अब देखो किस किस चीज़ के लिए लेबर्स की डिमांड्स थी, ड्रेन्स मतलब नालियाँ बनाने के लिए, गड्ढा वगैरह खोदने के लिए, रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन के लिए, और ऐसे कूली ज़रूरत थी, जो लोग डिगर्स मतलब जो गड्ढा खोदे, कैरियर मतलब जो माल ढोए, ब्रिक लेयर जो ईंट की भट्टी में काम करे, सीवेज क्लीनर नाली साफ़ करने के लिए, स्वीपर्स की ज़रूरत थी, पेलिंक्विन बियरर्स, पेलिंक्विन मतलब पालकी होता है ना, पहले क्या गाड़ियाँ वगैरह नहीं होती थी, तो पालकी पे अगर किसी को मूव करना है तो पालकी के थ्रू करता था, तो पेलिंक्विन बियरर्स, इन सब लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी कहाँ पे, सिटीज़ में। तो जब ये लोगों ने सिटीज़ में मूव किया, किसने, ये लोअर कास्ट वाले लोगों ने सिटीज़ में मूव किया, तो उन्हें आसानी से काम मिलने लगा, उनसे कोई जात पात के बारे में क्वेश्चनिंग नहीं की जाती थी, तो उनको प्रॉपर वो क्या है, इक्वली सबके साथ रह पाते थे समाज में, उनको एक नीचा नहीं दिखाया जाता था सिटीज़ में, ठीक है। रिक्शा पुलर्स, वेयर डिड दिस लेबर कम फ्रॉम, दिस लेबर कम फ्रॉम विलेजेस, द पुअर फ्रॉम द विलेजेस एंड स्मॉल टाउन, मैनी ऑफ देम फ्रॉम लोअर कास्ट, बिगन मूविंग टू द सिटीज़ वेयर देयर वॉज अ न्यू डिमांड फॉर लेबर। सम ऑल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशंस, कुछ प्लांटेशंस मतलब फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ में चले गए, जैसे असम, कुछ चले गए मॉरिशियस, ट्रिनिडाद, इंडोनेशिया, दूसरे देशों में भी चले गए। वर्क इन न्यू लोकेशन वॉज वेरी ऑफन हार्ड, बट द पुअर, द पीपल फ्रॉम लो कास्ट सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे फ्रॉम द ऑप्रेसिव होल्ड दैट अपर कास्ट लैंड ओनर्स एक्सरसाइज्ड ओवर देयर लाइव्स एंड द डेली ह्यूमिलेशन दे सफर्ड। देखो इतना आसान नहीं था बाहर काम करना, लेकिन इन्होंने उसको एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस की तरह देखा और उस चांस को ग्रैब कर लिया, बाहर जाकर काम करने लगे, जिसकी वजह से ये बच पाए। किस चीज़ से बच पाए, जो रिच क्लास इनके ऊपर जुल्म करती थी, कंटिन्यूस उनको नीचा दिखाती थी, है ना, अपमान करती थी, जो इनकी कंटिन्यूस रोज़ की सफरिंग होती थी, उससे इनको छुटकारा मिला। अब ये लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं, पर इतना आसान नहीं था, पर पहले से काफ़ी बेहतर ज़िंदगी थी। देयर वर अदर जॉब्स टू, द आर्मी फॉर इंस्टेंस ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज़। इनके अलावा दूसरी जॉब थी, जैसे आर्मी में जो इंडियंस जाने लगे, ठीक है, तो उनकी कास्ट नहीं पूछी जाती थी। द आर्मी फॉर इंस्टेंट ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज़ नंबर ऑफ महर पीपल। अब ये महर पीपल क्या होते हैं, लोअर कास्ट के जो पीपल होते हैं उन्हें बोला जाता है महर पीपल। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मोची, जैसे बोलते हैं ना चमार, जो चमार होता है वही मोची बनता है, ऐसा जैसे मतलब धारणाएं चलती है, माना जाता है। तो ऐसे महर पीपल होते हैं जो कम जात के होते हैं, पीपल ऑफ लोअर कास्ट, हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल, जिनको अनटचेबल, छुआछूत माना जाता है। फाउंड जॉब्स इन महर रेजिमेंट। फिर क्या हुआ, महर रेजिमेंट मतलब होता है सैन्य दल, तो आर्मी में उनको महर पीपल्स जो है लोअर कास्ट के, उनको जगह मिली। द फादर ऑफ बी आर अम्बेडकर, द लीडर ऑफ दलित मूवमेंट, टॉट एट एन आर्मी स्कूल। जो बी आर अम्बेडकर के फादर थे, भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनके जो फादर थे वो आर्मी रेजिमेंट में जो दलित मूवमेंट के लीडर थे वो पढ़ाया करते थे आर्मी स्कूल में। डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, इसको हम नेक्स्ट पार्ट से पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है बहुत ही इजी है, अगर आप एक बार रीड करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। तो आप लोग रीड करिए, इसी से ही क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे, और बहुत ही इजी चैप्टर है, समझाने का इसमें कुछ खास है नहीं, लैंग्वेज बहुत इजी है। थैंक यू।